गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये 8th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, 8th क्लास का लेसन चल रहा है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। आपको पता ही है हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो है बातें कर चुके हैं पहले। उसमें कुछ फैक्ट थे, कुछ डाटा थे, वो आपको मैं बता चुका हूं। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि संविधान का निर्माण क्यों जरूरी है। तो 2 फैक्ट मैं आपके उसके बारे में बता चुका था। पहला फैक्ट मैंने बताया था कि किसी भी देश को आइडियलिज्म देने के लिए, किसी देश के आदर्शों को अपनाने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया था जब कोई देश जो है, जब किसी देश में कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित करने लगे, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे के हम रूप में हमने देखे थे। एक मॉनिटर वाली कहानी आपने पढ़ी थी कि यानी कि जब कोई राजनेता या कोई व्यक्ति हम पर हैवी होने लगे तो उसे रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए जो फंडामेंटल्स चीजें हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही तैयार करता है। ठीक है, उससे आगे की कुछ बात करेंगे आज और साथ में कुछ मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम किसकी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की देखेंगे। 3 वीडियो रहेंगे इसके, पहला आ चुका है, दूसरा ये है और तीसरा इसके बाद आएगा। तो हम बात शुरू करते हैं कि और क्या रीजन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चाहिए। और क्या रीजन है? 2 तो हो गए थे, तीसरा रीजन देखिए। आप जानते हैं कि कोई भी, हम जहां रहते हैं, कोई भी जो सोसाइटी है जहां हम रहते हैं वहां पर, और विशेष करके इंडिया में, तो बहुत सारे रिलीजियंस के लोग हैं। रिलीजियंस यानी कि धर्म के लोग हैं। बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी जो है संस्कृति, कल्चर को अपनाने वाले हैं। बहुत सारों के अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है। तो सीधी सी बात है कि जहां जिस धर्म की संख्या ज्यादा होगी, जहां जिस लैंग्वेज की संख्या ज्यादा होगी, जहां जिस कल्चर के मानने वाले लोगों की संख्या होगी, वो क्या करेंगे, अपने आप को प्रभावित कर लेंगे। प्रभावित करने का मतलब है कि वो जो, उसको हम बोलेंगे मेजोरिटी। क्या बोलेंगे? मेजोरिटी। जहां पर ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या भाषा के नाम पर ज्यादा लोग होते हैं दूसरे कम लोगों की तुलना में, तो जो ज्यादा होते हैं उनको बोलेंगे मेजोरिटी, और जो कम होंगे उनको बोलेंगे माइनॉरिटी। क्या बोलेंगे? मेजोरिटी और माइनॉरिटी। तो क्या होता है, जहां पर भी कोई मेजोरिटी में होता है तो वो माइनॉरिटी को सरप्रेस करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। ठीक है, आपको पता है, सीधी सी बात है। जहां हम रह रहे हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल ना ले तो भी आप समझ गए होंगे कि जहां पर जैसे एक स्कूल के बच्चे ज्यादा हैं, एक स्कूल के बच्चे कम हैं, तो जो पावर है वो किसकी रहेगी? जिस स्कूल के बच्चे ज्यादा हैं उसकी रहेगी। सीधी सी बात है। तो इसको बोलते हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी। ठीक है, इस तरह से कई बार ये 2 तरह की हो जाती है, 2 तरह की होती है ये। इसको हम बोल सकते हैं, एक को बोल सकते हैं इंटर कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी ये क्या होती है? जब अपनी कम्युनिटी के अंदर ही कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाने लगता है, सरप्रेस करता है, उसको परेशान करता है, या उसके अधिकारों का हनन करता है, उसके राइट को छीनता है, तो उसको बोलते हैं इंटर कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर ही। और दूसरा होता है इंट्रा कम्युनिटी, इंट्रा। ठीक है, ये इंट्रा कम्युनिटी का मतलब है एक कम्युनिटी जब दूसरी कम्युनिटी को सरप्राइज करती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी। ये होती दोनों ही माइनॉरिटी और मेजोरिटी पे डिपेंड है। यानी कि जो माइनॉरिटी होती है उसको मेजोरिटी किसी तरह परेशान करती है, तब हम उनको क्या बोल सकते हैं? इंट्रा कम्युनिटी और एंट्रा कम्युनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं ताकतवर व्यक्ति के द्वारा या ताकतवर समूह के द्वारा किसी दूसरे गरीब व्यक्ति या कमजोर या कम संख्या में जो लोग हैं उनको सरप्राइज करना ही क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। तो सीधी सी बात है, हमारा संविधान हमें इन चीजों से बचाता है। कैसे बचाता है? उसके लिए बहुत सारे वो प्रावधान करता है। बहुत सारे प्रावधान का मतलब है कि वो हमें कुछ छूट देता है। माइनॉरिटी मेजोरिटी के नाम पे हमें कुछ छूट देता है। जैसे मैं माइनॉरिटी में हूं, आप मेजोरिटी में हो, तो मेरे को ऊपर लाने के लिए, मेरे को बचाने के लिए, मेरे को सेव करने के लिए वो जो है कुछ अधिकार देता है, मुझे कुछ राइट्स देता है। चाहे वो रिजर्वेशन देता है, या मुझे बोलने का अधिकार देता है, या कोई भी अधिकार मेरे को जो है क्या करता है? देता है। ठीक है, अब जो थर्ड हम रीजन पढ़ रहे हैं, वो थर्ड रीजन का एक दूसरा पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट हमें जब होती है जब वी वांट सेफ आवरसेल्फ, वी वांट
सेफ आवरसेल्फ, यानी कि जब हमें अपनी खुद की सुरक्षा करनी होती है तब ये हमें संविधान प्रोवाइड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी तीसरा कारण हम क्या कह सकते हैं, पहले में हम कह सकते हैं कि किसी देश के जो है किसी देश के गुणों को बचाने के लिए या किसी देश के आइडियलिज्म के लिए। सेकंड हम बोल सकते हैं किसी देश के जो है एक लीडर को स्ट्रॉन्ग होने से बचाने के लिए। और तीसरा हम बोल सकते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए भी हमारा संविधान हमें मदद करता है। मदद क्या करता है, हमें कुछ अधिकार देता है जिसके जरिए हम सेफ हो जाते हैं, या हमें कोई सेफ्टी गार्ड देता है। सेफ्टी गार्ड का मतलब है, रिजर्वेशन भी अपने आप में एक सेफ्टी गार्ड ही है। सेफ्टी गार्ड का मतलब है कि ये चीजें हमें औरों से ज्यादा मिल रही हैं तो हम अप ज्यादा करेंगे और हमारी सोसाइटी अच्छी रहेगी। आजकल आप जानते हो कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो भी खराब है, लगभग खराब ही हो चुका है। कौन सा सिस्टम बोल रहा हूं मैं, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, भारत में आप जानते हो कि बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं इंडिया में, और ये सिस्टम आजकल आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि सभी पार्टियां खराब हो चुकी हैं, सारे नेता ही जो है खराब होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ऐसा क्यों है, देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में करप्शन ज्यादा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक क्लास है, एक क्लास में 20 बच्चे हैं जिनमें से 9 फुटबॉल खेलना चाहते हैं और 11 क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्या है, 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट हैं क्लास में, जिनमें से 9 तो फुटबॉल खेलना चाहते हैं और 11 स्टूडेंट क्या खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्लास में अगर बहुमत के अनुसार माना जाए तो 11 बच्चों की मानी जाएगी, 11 बच्चों की मानी जाएगी और 9 का खेल जो है उनका पसंदीदा खेल नहीं खेला जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये 9 भी तो बच्चे हैं, ये भी तो उसी स्कूल के उसी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो इनकी बात को भी रखना जरूरी है। तो इसीलिए हमारा संविधान हमें क्या करता है, इन पॉलिटिकल पार्टी से बचाने के लिए हमें सेफ करता है। वो 9 को भी कुछ ना कुछ जरूर प्रोवाइड करेगा। जो 9 बच्चे खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, सॉरी फुटबॉल खेलना चाहते हैं, उनके लिए भी वो कोई ना कोई प्रावधान करेगा। हो सकता है वो 2 ग्राउंड बना देगा, एक में जाओ क्रिकेट खेलो, एक में फुटबॉल खेलो। तो इस तरह से हमारा संविधान जो है हमें सेफ गार्ड के रूप में सेफ्टी देता है, हमें सेफ्टी दे सकता है। ठीक है, इस समय में हमें कई बार लग सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर तानाशाही हो जाए तो अच्छा है, या फौजी राज आ जाए तो अच्छा है। तानाशाही का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति तानाशाह बन जाए और ये देश चले, जो कि हम सोच सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको अपने अधिकार तो मिलते नहीं, कईयों को नुकसान हो जाता है। इसी तरह कई बार ये भी सोच सकते हैं कि वहां पर मिलिट्री पावर लागू हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान में कभी हुआ करती थी परवेज मुशर्रफ के समय में। किसके समय में, परवेज मुशर्रफ के समय में, जो कि एक फौजी था, फौजी से जनरल बना और जनरल बन के उसने कमान संभाल ली थी देश की। तो ऐसा काम हो जाए, या फिर नॉर्थ कोरिया की तरह से हो जाए, तो इस तरह से तानाशाही हो जाए या फौज आ जाए, हम पसंद करते हैं। लेकिन ऑल ओवर बातों से हमें एक बात समझनी चाहिए कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा, जो डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छा शासन का प्रकार है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको फॉलो करने के लिए आदेश देता है। डेमोक्रेसी जहां भी होगी वहां कॉन्स्टिट्यूशन 100% मिलेगा, और अगर किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको द्वारा फॉलो किया जाता है तो उस देश में लगभग जो है 100% डेमोक्रेसी स्थापित हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान की, हमारा संविधान कैसे बना और कब बना, तो जब हम देखते हैं हमारा संविधान, पिछले लेसन में बताया था 1946 में कमेटी बनी थी, असेंबली गठित की थी, किसके लिए, संविधान बनाने के लिए। तो आप देखिए 1946 वो समय है जिस समय हम आजाद नहीं हुए थे, हमने फ्रीडम गेन नहीं की थी, लेकिन हमें एक बात पता चल गई थी कि हमारा पार्टीशन जरूर होगा। पार्टीशन का मतलब है विभाजन, हमारा विभाजन जरूर होगा, भारत से 2 देश बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। दूसरा, ये वो भी समय है जिस समय हमें ये नहीं पता कि हमारे देश में जो 562 रियासतें थी उस समय में, कोई 562 कोई 565 भी मान सकता है। ठीक है, 562 और 565 के बीच में इतनी लगभग हमारे देश में किंगशिप थी, राजा थे इतने, और उनकी छोटी छोटी रियासतें थी। ठीक है, उनका भी हमें नहीं पता था अभी तक कि वो कहां जाएंगे, भारत में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। कुछ जा चुकी थी, कुछ अभी गई नहीं थी,
यथास्थिति बनी हुई थी। तो ऐसे समय में ही हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, ये बात आप याद रखना। ऐसे समय में ही हमारा संविधान निर्मित हो रहा था और पीछे अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर शासन किया था, उनकी दुर्भावनाओं को भी हम जानते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है केवल एक लिखित दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीजों का जो नाम है वो शामिल है। ठीक है, हमारा संविधान लगभग 300 लोगों ने बनाया है। 300 पीपल वर बी इन्वॉल्व इन इट। इसमें लगभग 300 आदमी इन्वॉल्व थे। इस कमेटी में लगभग 300 आदमियों ने जो है अपने सुझाव दिए हैं। प्लस में जनता से भी सुझाव मांगे जाते थे, जनता से पत्राचार किया जाता था, जनता से ऑनलाइन रेडियो पर बात की जाती थी, जनता पर किसी न किसी तरह से जनता के संपर्क में आकर के क्या किया जाता था, पहले बता दिया जाता था कि हम ये बात लिखने जा रहे हैं, उस बात को प्रकाशित करवा दिया जाता था। फिर लोगों की राय ली जाती थी पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कि आओ बताओ ये सही है कि गलत है, इसको हम लिखें या ना लिखें। तो इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सोच समझ करके और विचार करके लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक अकेला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों से उठाया हुआ एक बहुत ही मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 300 पीपल इसमें इन्वॉल्व थे। 300 लोग तो वो थे जो कि इसमें लिखने में लगे थे कहीं ना कहीं। इसके अलावा इसको बनाने में 3 इयर्स भी लगे हैं, जिसके बारे में हम कल बात ही कर चुके थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन हम बात कर चुके हैं पहले कि इसको बनाने में कितने साल लगे हैं, लगभग 3 साल। 300 आदमियों ने इसको जो है लिखने का काम किया है। इस दौरान हमने बहुत सारे जुल्म देखे हैं। मैं फिर वही बता रहा हूं कि हम पार्टीशन हो रहा था हमारा, हम अंग्रेजों के गुलाम थे अभी तक। इसके अलावा 562 रियासतें थी, पता नहीं भारत का क्या होगा, ऐसी स्थिति में तब हम थे 1946 में। लेकिन फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने हर चीज को ध्यान में रख करके हमारा संविधान लिखा है। जब हम बात करते हैं पहली बार, तो हमारे संविधान ने जो है सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था वो उठाया था पॉवर्टी अबोलिशन का। अबोलिशन यानी कि इसका मतलब होता है गरीबी उन्मूलन, कि भारत का पहले लक्ष्य होगा गरीबी का उन्मूलन करना। उन्मूलन का मतलब है खत्म करना, क्योंकि भारत में उस समय में गरीबी बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा शोषण कर लिया था इंडिया का। इवन अंग्रेज ही नहीं, बहुत सारे देश के और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पूरी तरह से भारत को जो है निचोड़ लिया था, कह सकते हैं। तो गरीबी बहुत ज्यादा थी, और किसी भी देश को अच्छा बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, उसकी इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो पहला काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले गरीबी उन्मूलन की कोशिश करेंगे। दूसरा, जब हमारा संविधान बना तभी भारत के लोगों ने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने सोच लिया था कि वी आर ए डेमोक्रेसी, हम एक लोकतंत्र बनेंगे। वी आर ए डेमोक्रेसी, हम क्या बनेंगे, एक लोकतंत्र बनेंगे। और वो भी कैसा लोकतंत्र बनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कैसा लोकतंत्र बनेगा भारत, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र बनेगा। क्यों, प्रतिनिधि तो बनाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, इतने बड़े देश में जनसंख्या है बहुत ज्यादा, तो सीधी सी बात है कि हमें प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के साथ साथ हम क्या बनेंगे, डेमोक्रेसी बनेंगे। ये हमारे संविधान के लोगों ने पहले ही कह दिया था। आपको बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि भारत में 3 नंबर में हमने रखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ करता है, बचाता है मेजोरिटी से हमें बचाता है। मेजोरिटी किसी भी तरह से हो सकती है, रिलीजियस भी, लैंग्वेज की भी, कल्चरल भी, किसी तरह की भी हो सकती है। ठीक है, हमारे सामने जब हम संविधान बना रहे थे, झलकियां देखे तो लगभग 300 आदमियों ने संविधान को बनाया, लगभग 3 साल इसमें लगे। इसके समय में बनाते समय बहुत सारी परेशानियां झेली, पार्टीशन भी हो रहा था, 562 रियासतें थी, भारत गरीबी में था, अघोर गरीबी में कह सकते हैं, और प्लस में हम अंग्रेजों के इस समय तक गुलाम थे। लेकिन फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने क्या किया कि पहले ही सोच लिया था कि हम गरीबी को दूर हटाएंगे, अबोलिशन करेंगे, और साथ में वी आर ए डेमोक्रेसी, हम लोकतांत्रिक देश बनेंगे। और वो भी कैसा लोकतांत्रिक देश, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र बनेंगे, ऐसी बात उन्होंने सोच ली थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल एक व्यक्ति का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, और आपको उसका नाम भी याद रखना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए इंडियन ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी, कौन सी कमेटी बोल रहा हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी, सारे आएंगे यहां पर, याद रखना बहुत कमेटियां हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक कहे जाते हैं और उनके पास ही ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं, कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा, ये कैसे कितने दिनों में पूरा होगा, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, इस चीज की देखरेख कौन करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी इनकी बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो ये खुद एससी थे और इन्हें पता था कि संविधान तो चलाना तो हिंदुओं को है और वो भी स्वर्णिम हिंदुओं को। तो सीधी सी बात है कि उसी समय में उनको थोड़ी सी चिंता एससी और एसटी वर्ग थी। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जिसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। बात समझ में आई आपको? एससी मीन होता है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब्स इसका मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। इनकी बहुत प्रेशर, क्योंकि इनको खुद को पता था कि अगर बहुसंख्यक लोगों के हाथ में कोई चीज रहेगी तो वो अल्पसंख्यक को दबाएंगे, और एससी एसटी अल्पसंख्यक थे, थोड़े से कमजोर भी थे। तो इस कारण से इनको अपलिफ्ट करने के जो प्रावधान हैं वो सारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करवाए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, बड़े ही विद्वान व्यक्ति रहे हैं। आगे देखिए, आगे आपको पता है इस चीज के बारे में कि हमारे संविधान के कुछ मेन फीचर्स भी हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे, केवल एक के बारे में, केवल एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे, और वो है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक। तो पहली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है वो है फेडरलिज्म। हिंदी में बोलते हैं इसको संघवाद। ठीक है, पहले कोई पूछ ले कि हमारे संविधान की विशेषताएं बताइए, तो हमारे संविधान की विशेषताओं में पहली विशेषता बताएंगे आप कि हमारा देश फेडरलिज्म को अपनाता है। फेडरलिज्म, हमारा जो संविधान है वो फेडरलिज्म को फॉलो करता है। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म का मीन है संघवाद। क्या है फेडरलिज्म का मीनिंग? संघवाद। अगर हम यह संघवाद, फेडरलिज्म संघवाद को समझे तो क्या होता है? आपने क्लास 6 में याद आया होगा, आपने क्लास 6 में आपने एक सरकार के बारे में पढ़ा होगा जिसे लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं, जिसमें सरपंच, नगर परिषद, जिला परिषद शामिल है। वो 6th क्लास में आपने पढ़ी थी। 7th क्लास में आपने पढ़ी होगी स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट पढ़ी होगी? स्टेट गवर्नमेंट। और अब 8th क्लास में आप पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक सत्रों की सरकार, उसी को हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। तो इंडिया में 3 स्तर की सरकार है, एक तो है सेंट्रल, दूसरी है स्टेट लेवल, और तीसरे नंबर पर कौन है? लोकल लेवल। तो इस तरह से हमारा देश फेडरलिज्म को अपनाता है, संघवाद को अपनाता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगी पहली, और जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले ये याद रखना है कि जो भारत संघवाद को अपनाता है, ये इन चीजों में क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा। फेडरलिज्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके अलग अलग नियम बनाने के लिए संविधान में लिखा गया है कि कौन कितना पावरफुल होगा, किसके पास किस चीज का कानून बनाने का अधिकार होगा। तो देखिए, जो सेंट्रल लिस्ट होती है कामों की, यानी कि कौन सा काम या कौन सा कानून कौन सी सरकार बनाएगी, तो सेंट्रल लेवल पे जो कानून बनाएगी उसको बोलते हैं हम सेंट्रल लिस्ट। और जो स्टेट जिस पे कानून बनाएगा, जिस पे लॉज तैयार करेगा, उसको बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट। और दोनों मिलकर जिस पे करेंगे वो होती है कंक्रीट लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्टें हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों में दिया गया है कि कौन कौन सी चीजों पर कौन कौन सी सरकारें क्या करेंगी, कानून बनाएंगी। तो इस तरह से दोनों सरकारें, तीनों सरकारें मिलजुल करके आपस में काम करती है। आपको, मेरे को लगता है कि आप वीडियो नहीं देखते हैं। अभी तक जो वीडियो आए हैं उनके व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, 200-250 आपकी संख्या है। तो कम से कम सभी जो है वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से संपर्क करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।